असली खेल, द रियल गेम। Written and directed by Zishan Zaidi. विमान अपनी पूरी रफ्तार के साथ फिजाई लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सारे यात्री सुकून के साथ अपनी सीटों पर बैठे हुए अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे। इसी विमान में एक नवविवाहित जोड़ा भी मौजूद था, जिसकी यात्रा स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में खत्म होने वाली थी। हनीमून के लिए जाने वाले इस जोड़े में लड़के का नाम रवि था, जबकि लड़की का नाम था माया। लेकिन फिलहाल तो इनका जहाज एक उजड़े रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था। अचानक जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा। अंदर मौजूद सामान हवा में बिखरने लगा और फिर एयर होस्टेस की आवाज गूंजने लगी। वो सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दे रही थी, क्योंकि तेज तूफान ने जहाज को अपने लपेटे में ले लिया था। फिर एक तेज धमाका हुआ। जब रवि को होश आया तो उसने दूर विमान का मलबा सुलगते हुए देखा। विमान की दशा से अंदाजा होता था कि उसमें सवार कोई यात्री बचा न होगा। पता नहीं कैसे ये चमत्कार हो गया था कि वह खुद अपने को जिंदा देख रहा था। उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो उसने दिल भर कर अपनी दुल्हन का चेहरा भी न देखा था। पल भर में क्या से क्या हो गया। उसकी माया उससे दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए। रवि वहीं बैठकर सिसकियां लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ सुकून हुआ तो वो कोशिश करके अपनी जगह से उठा। दुर्घटना ने उसका एक पैर पूरी तरह बेकार कर दिया था। वहां पड़ी पेड़ की एक मजबूत टहनी को उसने अपना सहारा बनाया और विमान के मलबे की तरफ बढ़ा। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि उसकी माया जिंदा होगी। माया ने महान आश्चर्य के साथ सामने देखा। इस वीराने में इतना शानदार महल किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी था। मालूम होता था जैसे वह स्वर्ग का कोई महल देख रही हो। अभी अभी उसने बेहोशी की हालत से आंखें खोली थी और सबसे पहले उसे यही महल नजर आया था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे अपने अलावा कहीं कोई मानव नहीं दिखाई दिया। लगता है विमान दुर्घटना में कोई नहीं बचा। अफसोस के साथ उसने सोचा। उसे सबसे ज्यादा दुख रवि की मौत का था। हालांकि अंदर से उसका दिल गवाही दे रहा था कि शायद वो जिंदा हो। एकाएक उसे तेज प्यास महसूस हुई। शायद इस महल के अंदर मुझे पानी मिल जाए। आगे बढ़कर उसने महल के दैत्य आकार दरवाजे को धक्का दिया। वो भारी भरकम दरवाजा इतनी आसानी के साथ खुला मानो कोई मशीनी सिस्टम उसे नियंत्रित कर रहा हो। माया अंदर दाखिल हुई और फिर वो महल की भव्यता देखकर दंग रह गई। इतना शानदार महल उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक एक कमरा लगता था सोने चांदी से बना हुआ है। विशाल काय झूमर से निकलने वाली नीली रोशनी एक ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रही थी। आलीशान पुराने स्टाइल में सजे हुए सोफों पर जब वो बैठी तो लगा उसे बचपन की मां की गोद मिल गई है। लेकिन हैरत की बात थी कि इतने आलीशान महल का मालिक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां तक कि जिंदगी के तौर पर वहां एक मक्खी भी नहीं दिख रही थी। फिर वो घूमती हुई एक ऐसे कमरे में पहुंची जो और कमरों से भी ज्यादा सजा हुआ था। उस कमरे के बीचों बीच एक दैत्याकार सिंहासन नुमा कुर्सी रखी हुई थी। वो कमरे के सम्मोहन में डूबी यंत्रवत चलती हुई सिंहासन पर जाकर बैठ गई। दूसरे ही पल सिंहासन तेजी से जमीन में धंसने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके चारों तरफ अंधकार छा गया और जब उसकी आंखों ने दोबारा रोशनी देखी तो उसने अपने को महल से बाहर पड़ा हुआ पाया और उसके पास उसका महबूब रवि मौजूद था। दोनों कुछ देर हैरत से एक दूसरे को ताकते रहे, फिर दौड़कर आपस में लिपट गए। रवि, माया, रवि, ये देखो इस वीराने में कितना आलीशान महल। हाँ, वाकई आलीशान है। अंदर से और भी शानदार है। कहते हुए माया ने रवि का हाथ थामा और महल के गेट की तरफ बढ़ी। महल के भीतर प्रवेश करते ही वे एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गए। अंदर का माहौल ही बदला हुआ था। चारों तरफ उजाड़ खंडहर दिख रहा था। दीवारों व भूमि पर ऊंची घास और झाड़ियां उगी हुई थीं। हर तरफ सीलन की बदबू फैली हुई थी। ये क्या? यहाँ का तो सीन ही बदला हुआ है। शायद हम किसी दूसरे महल में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पूरे इलाके में एक ही तो महल दिख रहा है। ये भी हो सकता है जहाज दुर्घटना में हम लोग मर चुके हों और अब हम दूसरी दुनिया में हैं, जहां
पल पल में चीजें बदलती रहती हैं। रवि ने अपनी बात पर खुद ही अपने अंदर कंपकपी महसूस की। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी दुर्घटनाग्रस्त टांग भी बदली हुई होती। अरे ये क्या? क्या हुआ? महल तो फिर पहले जैसा आलीशान हो गया है। रवि ने पहले तो चारों तरफ देखा, फिर हैरत से माया की तरफ, क्योंकि उसे कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। माया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं तो अपने आप को पूरी तरह फिट पा रही हूँ। माया ने खुशी से कहा, जबकि रवि उसकी दिमागी हालत पर शक कर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? ऊपर देखो, कितना शानदार झूमर। अपनी पूरी जिंदगी में और कहीं देखा है ऐसा झूमर? रवि ने ऊपर देखा, जहां मकड़ी का बड़ा सा जाला लटक रहा था। ऐसे झूमर तो किसी भी खंडहर में दिख जाते हैं। मजाक नहीं, मैं तो कहती हूँ यहाँ से कुछ सामान अगर हम पार करके ले जाएं तो उसे बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। अरे वो दोनों कौन है? माया ने एक तरफ इशारा किया। रवि ने घूमकर देखा। वहां दो छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए उन्हीं की तरफ देख रहे थे। उम्र में उनमें से कोई 3 वर्ष से ज्यादा का नहीं था। दोनों ने अपनी पलक झपकाई। अगले ही पल दोनों बच्चे उनके सामने खड़े हुए थे। दोनों में एक लड़का था और दूसरी लड़की। यार, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो फ्लॉप हो गई। और बिग बैंग थ्योरी भी गलत प्रूफ हो गई। चलो हम लोग कोई नई थ्योरी डेवलप करते हैं। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों रवि व माया के बीच से होते हुए पीछे निकल गए। दोनों ने घूम कर देखा, पीछे अब कोई नहीं था। दोनों को एक और हैरत का झटका लगा। एक तो इतने छोटे बच्चों के मुंह से आइंस्टीन की थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी सुनना ही अपने में महान आश्चर्य था। दोनों इधर उधर देखते हुए आगे बढ़े और दूसरे कमरे में पहुंच गए। यहां दोनों बच्चे फिर मौजूद थे। सुनो मेरी थ्योरी। एक्चुअली हमारा यूनिवर्स एक टाइम पीरियड में फैलता है और दूसरे में सिकुड़ता है। ये बात तो पुरानी हो चुकी है। मैंने तुमसे 3 दिन पहले कहा था कि कोई नई थ्योरी सोचो। सोचने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। मैं तो चली। लड़की चलते हुए एक दीवार तक पहुंची और फिर वहां से गायब हो गई। रुको, मैं भी आता हूँ। लड़का भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसी दीवार में गायब हो गया। रवि, मुझे तो चक्कर आ रहा है। माया सर थामकर नीचे बैठ ली। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है हम लोग वाकई प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। रवि भी वहीं जमीन पर बैठ गया। दोनों के बैठते ही वहां का फर्श तेजी से जमीन में धंसने लगा। फिर दोनों तेज गति से किसी अंधेरी सुरंग से गुजरने लगे। और जब अंधेरी सुरंग से वो लोग बाहर निकले तो अपने को एक अजीब से कमरे में पाया। इस कमरे में चारों तरफ दीवारों में मशीनें जड़ी हुई थीं। उन्होंने बाईं तरफ सर घुमाया। उधर मौजूद मशीन में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी और उस स्क्रीन में दोनों बच्चे चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। सामने एक खूबसूरत सोफा रखा हुआ था। सोफे की बगल में मौजूद दीवार पर एकाएक परछाई बनी और फिर वो वास्तविक मानव में परिवर्तित हो गई। वो मानव चलता हुआ आया और सोफे पर बैठ गया। फिर उसने आवाज दी, कम इन। दूसरी दीवार में एक और परछाई बनी और फिर वो भी वास्तविक मानव में परिवर्तित होकर कमरे में प्रवेश कर गई। वो मानव काफी चिंतित दिख रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ सोफे पर बैठे मानव के सामने आकर रुक गया। क्या कहना है तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे बेकसूर हैं। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। वह व्यक्ति शायद उन दोनों बच्चों का बाप था। इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है और आप कहते हैं कि ये बेकसूर हैं। आप जानते हैं इनका जुर्म? जी, उन्होंने इन दोनों शरीफ इंसानों को परेशान किया है। बच्चों के बाप ने रवि और माया की तरफ देखा। तुम्हारे बच्चों ने रियल वर्चुअलिटी गेम खेला है, जिस पर देश का कानून बहुत पहले प्रतिबंध लगा चुका है। पता नहीं कैसे मेरे बच्चों को ये गेम मिल गया। जब से इस पर प्रतिबंध का कानून बना है, बच्चे चोर सैटेलाइट से इसे डाउनलोड करने लगे हैं। आप लोग ऐसे सैटेलाइट एलिमिनेट क्यों नहीं कर देते? हम ऐसे सैटेलाइट एलिमिनेट करते हैं, लेकिन ये कुकुरमुत्तों की तरह दोबारा पैदा हो जाते हैं। आजकल चोर सैटेलाइट और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की समस्या वाकई बहुत गंभीर हो गई है। एक्सक्यूज मी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ, अगर आपने हमें कुछ नहीं बताया तो हम पागल हो जाएंगे। इंस्पेक्टर ने बच्चों के बाप की ओर देखा। मैं देखूंगा कि आपके बच्चों के साथ क्या कर सकता हूँ। फिलहाल ये आपका फर्ज बनता है
कि आप इन दोनों को असलियत बताएं। बगल के कमरे में आप इन्हें ले जाएं और पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बताएं। ठीक है, आइए। बच्चों का बाप रवि व माया से मुखातिब हुआ। वो दोनों के साथ एक बार फिर दीवार के पास पहुंचा और अंदर घुसता चला गया। दोनों ने हिचकिचाते हुए उसका अनुसरण किया। उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी रुई की दीवार के अंदर घुसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक खूबसूरत सजा हुआ कमरा था। बच्चों का बाप एक सोफे पर बैठ गया। सामने वो दोनों भी बैठ गए। मेरा नाम शशिकांत है। मैं उन दोनों शरारती बच्चों सीमा और सौरभ का बाप हूँ। लेकिन ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम लोग क्या किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं? दुनिया तो वही है, लेकिन टाइम बदल गया है। आप लोग इस समय 1000 साल बाद की पृथ्वी पर हैं, यानी भविष्य में। दोनों भौचक्के रह गए। लेकिन ये सब कैसे? ये सब मेरे बच्चों सीमा और सौरभ का किया धरा है। उन्होंने एक गेम रियल वर्चुअलिटी खेलते हुए ये हरकत की है। ये गेम वास्तव में हमारे देश में प्रतिबंधित है, लेकिन स्पेस में घूमती हुई कुछ चोर सैटेलाइट ये पायरेटेड गेम बच्चों को बेच रही हैं। ये कैसा गेम है? दरअसल इस जमाने के बच्चे पहले से बहुत ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं। रही सही कसर आज के AI एजुकेशनल टूल्स पूरी कर देते हैं, जो उन बच्चों के दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन भर देती हैं जितनी आज से 1000 साल पहले बड़े बूढ़ों के दिमाग में होती थी। इसीलिए आजकल बच्चों के गेम भी पूरी तरह अलग हो गए हैं। अब वे काल्पनिक गेम्स जैसे कंप्यूटर गेम वगैरह खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे गेम खेलना चाहते हैं जिनमें वास्तविक कैरेक्टर्स हों। बच्चों की इसी मानसिकता को समझकर विश्व की सबसे बड़ी गेम कंपनी गेम्स जोन ने एक गेम तैयार किया, रियल वर्चुअलिटी, जिसको खेलते हुए बच्चे भूतकाल यानी पुराने समय में पहुंच जाते हैं और वहां के असली इंसानों को कैरेक्टर्स बनाकर गेम खेलते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हुआ है क्वांटम टाइम फिजिक्स की मदद से। फिजिक्स की ये नई ब्रांच आज से 200 साल पहले शुरू हुई, जब क्वांटम फिजिक्स में कुछ नए फैक्ट्स का पता चला, और ये फैक्ट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स के बिहेवियर से रिलेटेड थे। तुम्हारे टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स 2 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स का अस्तित्व बताती थी, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स। ये दोनों... एक मिनट, हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे हैं। ओह, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। तुमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब का नाम सुना होगा। हाँ, इनके बारे में तो पता है। ये सब मिलकर मैटर को बनाते हैं और इनको फर्मियान्स कहा जाता है। इसी तरह जो पार्टिकल रोशनी और ताकतों को बनाते हैं उन्हें बोसॉन कहा जाता है। इनमें फोटॉन और ग्लूऑन्स जैसे पार्टिकल्स शामिल हैं। टाइम के साथ इनकी पोजीशन और दूसरी कंडीशंस बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइम में अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आज से 10 साल पहले कोई खास मैटर कहां पर था और उसकी क्या कंडीशन थी? नहीं, भला ये कैसे बताया जा सकता है? हाँ, आज से 1000 साल पहले यही समझा जाता था, क्योंकि तब तक टाइम पार्टिकल की खोज नहीं हुई थी। ये खोज मात्र 200 साल पहले हुई है। इसकी खोज में इतनी देर इसलिए लगी क्योंकि ये दूसरे कणों की तरह डिस्क्रीट ना होकर कॉन्टिन्यूस है, अर्थात एक अकेला टाइम पार्टिकल कोई अस्तित्व नहीं रखता, किंतु एक पीरियड में इसका अस्तित्व दिखने लगता है। वक्त के साथ हमारी साइंस ने और तरक्की की और विज्ञान टाइम पार्टिकल को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया, और इसी के साथ कुछ मजेदार घटनाएं हुई। कैसी घटनाएं? रवि व माया को अंदाजा नहीं था कि विज्ञान भी इतना रहस्यमय हो सकता है। टाइम पार्टिकल को कंट्रोल करने के साथ ही हमने देखा कि सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी फर्मियंस और बोसॉन भी हमारे कंट्रोल में आ गए और हम मनचाहे तरीके से उनसे काम लेने में सक्षम हो गए। दूसरे शब्दों में, हम घटनाओं को मनचाहे तरीके से देखने और उन्हें बदलने में सक्षम हो गए। इन्हीं खोजों के जरिए हम बाद में टाइम मशीन भी बनाने में सफल हो गए, जिसके जरिए हम भूतकाल या भविष्य में जा सकते हैं। ओह, फैंटास्टिक। टाइम मशीन बनने के साथ ही गेम जोन ने बच्चों के लिए रियल वर्चुअलिटी गेम का निर्माण किया, लेकिन जल्द ही इसका बुरा असर भी दिखने लगा। कुछ शरारती लोग इनके द्वारा घटनाओं को बदलकर मनचाहे काम करने लगे। इसलिए बाद में एक यूनिवर्सल कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति भूत या भविष्य में जाने के बाद वहां की घटनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। रियल वर्चुअलिटी गेम पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन चोरी छुपे इसका बिकना जारी रहा। मेरे बच्चों को भी ये मिल गया। वे तुम्हारे टाइम में पहुंचकर वहां की घटनाओं को बदलने लगे। विमान दुर्घटना, आलीशान महल की उत्पत्ति, फिर उसका गायब हो जाना, तुम लोगों का हमारे टाइम में पहुंच जाना इत्यादि घटनाएं इसी गेम का हिस्सा थीं। ओह,
मेरा सर तो शुरू ही से चकरा रहा था, अब तो लगता है गायब हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, अपने बच्चों की गलती की भरपाई मैं करूंगा। तुम्हारे टाइम से मैं वो टुकड़ा हटा दूंगा जिसमें ये घटनाएं जाहिर हुई है। तुम्हें यही करना चाहिए। मैंने सोचा है कि इस बार तुम्हारे बच्चों को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर आइंदा उन्होंने ऐसा किया तो मजबूरन मुझे उन्हें हमेशा के लिए कैद करना पड़ेगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, मैं उनकी तरफ से आपसे वादा करता हूं कि मेरे बच्चे आइंदा ऐसी गलती हरगिज न करेंगे। वायुयान अपनी गति से मंजिल की ओर बढ़ रहा था। रवि ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, बस थोड़ी ही देर में हम स्विट्जरलैंड के हवाई अड्डे पर होंगे। शुक्र है, मैं तो थक गई बैठे बैठे। रवि, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्लेन ने हवा में कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। शायद हम लोग स्विट्जरलैंड पहुंचने की उतावली में ऐसा महसूस कर रहे हैं। जबकि उनसे काफी दूर भविष्य में बैठे शशिकांत के सामने मौजूद टाइम मशीन दिखा रही थी कि रियल वर्चुअलिटी के जरिए क्रिएट की गई सारी घटनाएं मिटाई जा चुकी हैं। साथ ही दोनों की स्मृति से भी उन घटनाओं को मिटा दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी जोरदार कहानियों के साथ आपका मनोरंजन हो।